हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। जैसे कि पहली लाइन में लिखा है कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। यहाँ नाम से क्या मतलब है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम राहुल है, तो राहुल उसका नाम है। कोई वस्तु है, जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं हैं ना, तो ये उनका नाम है। स्थान जैसे आगरा, मथुरा, कौशाम्बी, गोरखपुर, तो ये एक स्थान का नाम है, तो यह संज्ञा कही जाएगी। भाव जैसे वह बहुत क्रोधित है, आज वह बहुत खुश है, तो ये सभी भाव हैं, तो ये भाव के नाम हैं। तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, मतलब किसी चीज़ के नाम का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि जो व्यक्ति का बोध कराए, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्तियों का बोध कराए। इसके डिफिनेशन में लिखा है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, गंगा, पटना, रामचरितमानस, शरद ऋतु, सोमवार, जनवरी जनवरी वर्ष 2021, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? तो उनको पहचानने का मैंने यहाँ पे कुछ बताया है आपको तरीका। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे दिशाओं के नाम, तो कौन कौन सी दिशाएं हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सभी क्या है? दिशाओं के नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। देशों के नाम, जैसे भारत, जापान, चीन, नेपाल, ये सभी एक देशों के नाम हैं, तो देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम, कौन कौन सी राष्ट्रीय जातियां हैं? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी राष्ट्रीय जातियों के नाम हैं, तो ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आप राष्ट्रीय जातियों के विषय में समझ चुके हैं। फिर है चौथा समुद्रों के नाम, जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी समुद्रों के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी क्या है? ये सभी नदियों के नाम है ना। यहाँ पे जब नदी सिर्फ लिखा जाएगा तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जब नाम दिया जाएगा एक पर्टिकुलर नाम की, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। फिर है छठवां पर्वतों के नाम, जैसे पर्वत, अभी आप आगे पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि पर्वत पर्वत एक जाति है, लेकिन जब नाम आ जाएगा, जैसे हिमालय पर्वत, शिवालिक पर्वत, अरावली पर्वत, तो ये सभी पर्वतों के नाम हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नगरों, चौकों एवं सड़कों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम भी, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, यह एक पर्टिकुलर समाचार पत्र का नाम है ना, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, भूगोल की, हिंदी की, तो जब नाम आगे लग जा रहा है कि यह पुस्तक किस चीज़ की है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाएं, जैसे चौरी चौरा कांड हुआ, पलासी का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, तो जब युद्ध एवं घटनाओं के नाम दिए जाएंगे तो वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाते हैं। दिनों और महीनों के नाम, मैंने ऊपर एग्जाम्पल में आपको बताया था ना, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी दिनों के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। त्योहार एवं उत्सवों के नाम, जैसे दीपावली, होली, अभी क्रिसमस आगे आने वाला है हम लोग का, नवरोज, ये सभी क्या है? ये सब फेस्टिवल के नाम है ना, तो जब नाम आ रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही क्लियर है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है।
जैसे मैंने भी ऊपर आपको बताया था ना, पर्वत, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ दिया है कि जब पर्वत बोला जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा, और जब हिमालय पर्वत लिखा जाएगा या उस पर्वत का नाम बताया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, अभी मैंने बोला ना, जब नाम दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब सिर्फ नदी बोला जाएगा तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा। लड़की, यह एक जाति का बोध कराती है। लड़का, लड़की, नाम तो यहाँ बताया नहीं जा रहा है कि सीता एक लड़की है। हाँ, तो सीता एक लड़की है तो क्या लड़की उसकी जाति है ना, सीता लड़का तो नहीं बोला गया यहाँ पे ना, सीता लड़की है, लड़की उसकी जाति है। बहन, यह एक रिलेशन है, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो यह जाति का बोध करा रहा है, बहन जाति का। मंत्री, यह एक पद का बोध करा रहा है कि वह मंत्री के पद पर आसीत हैं। ठीक है। शिक्षक, यह भी एक पद का बोध करा रहा है, तो यह शिक्षक जाति का वाचक है। अब इसको पहचानने के कुछ तरीके दिए हैं। जैसे पहला है पद का नाम, शिक्षक, मंत्री आदि, यह एक पद है ना, जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या है, एक पद के नाम हैं। यह उसकी जाति का बोध करा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी दिया जाएगा तो हम सभी जानते हैं ना, नरेंद्र मोदी कौन है, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी तो एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री जब बोला जाएगा तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा है पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, यह उसकी जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है। तीसरा है वस्तुओं के नाम, घड़ी, कुर्सी, मकान, पुस्तक। चौथा है प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। जैसे बोलते हैं ना कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी का नाम तो नहीं बताया रहा है यहाँ पे ना कि कौन से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, या भूकंप आया तो भूकंप का नाम नहीं बताया गया, यह जाति बता रहा है, जाति का सूचक है ये। तीसरा हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। नाम से ही क्लियर है ना, भाववाचक संज्ञा मतलब जो भाव का बोध कराए। अब कौन कौन से भाव होते हैं, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। जैसे हम बोलते हैं ना कि रोहित बहुत क्रोधित है आज, ठीक है, तो रोहित आज बहुत क्रोधित है, तो क्रोधित है तो ये क्या बता रहा है, रोहित का भाव बता रहा है ना कि रोहित को देखने से हमें कौन सा भाव प्रतीत हो रहा है, तो क्रोधित यहाँ पे क्या हुआ, भाव हुआ। जो भाव का सूचक हो वही भाववाचक संज्ञा है, इसके डिफिनेशन में बताया गया ना। तो मिठास, जैसे इस फल में बहुत मिठास है, तो यह फल की क्या बता रहा है, भाव प्रकट कर रहा है ना, हम भाव प्रकट कर रहे हैं अपना कि इस फल को खाने से मुझे मिठास की प्राप्ति हुई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, त्व, पन, अन, इमा, इ, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे किया जाएगा, मतलब भाववाचक संज्ञा हम जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, इनको लगाकर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। जैसे स्त्री, स्त्री जाति का सूचक है। हाँ, यहाँ पर हम जैसे मदर टेरेसा लेते हैं, तो मदर टेरेसा जो थी वह एक स्त्री थी। हाँ, अगर यहाँ पे बोला जाएगा मदर टेरेसा, जब सिर्फ किसी वाक्य में आएगा तो मदर टेरेसा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वह एक स्त्री भी थी, तो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, कि मदर टेरेसा जो थी वो स्त्री जाति की थी। तो अब इससे हम भाववाचक संज्ञा क्या निकालेंगे, स्त्रीत्व, ठीक है, जैसे नारी से नारीत्व होता है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है तो आप समझ लीजिएगा। पुरुष से पुरुषत्व बनता है भाव, गुरु से गुरुत्व का भाव प्रकट होता है, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अपना, अपना से क्या भाव निकलता है, अपनत्व, अपनापन। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं ना कि उनसे मिलकर मुझे बहुत अपनत्व का भाव मिलता है, मतलब
अपनत्व सा प्रतीत होता है, ऐसे हम प्रयोग करते हैं ना सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो अपना से क्या भाव बनेगा? अपनत्व बनेगा। मम से ममतत्व, ठीक है। जैसे सुशीला में ममतत्व का भाव प्रकट हो रहा है, सुशीला से ममतत्व का भाव प्रकट हो रहा है। कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? ममतत्व, मतलब उनके अंदर ममता है, ममता का भाव भरा हुआ है। निज, निज से क्या भाववाचक बनेगा? निजत्व अथवा निजता, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे ललिता बहुत सुंदर स्त्री है, तो ललिता कैसी स्त्री है? सुंदर है। सुंदर क्या है? यह उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अब इस सुंदर से क्या भाववाचक संज्ञा निकलेगी? सुंदरता, सौंदर्य, ठीक है। अब हम इस वाक्य को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो कैसा होगा? ललिता से सुंदरता प्रकट होती है, या ललिता बहुत सौंदर्य स्त्री है, ठीक है। वीर से वीरता या वीरत्व का भाव बनेगा। धीर से धीरता और धैर्य का। ललित से लालित्य, लाल से लालिमा, भोला से भोलापन, विद्वान से विद्वता, मोटा से मोटाई, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे हम? जैसे घबराना, थकना, चढ़ना, भटकना, यह एक क्रिया है ना। जैसे मैं सांप को देखकर घबरा गया, तो यह मैंने सांप को देखकर कौन सी क्रिया प्रकट की? घबराने की क्रिया प्रकट की, तो मेरी क्रिया है। तो क्रिया से क्या बनेगा? घबराहट। थकान से, थकना से थकान बनेगा। चढ़ना से चढ़ाई, भटकना से भटकाव। अवयव से भाववाचक संज्ञा। अवयव क्या होते हैं? जो प्रत्येक स्थिति में समान होते हैं, जैसे दूर, निकट, नीचे, समीप, ये सभी प्रत्येक स्थिति में समान होते हैं। तो दूर से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगी? दूरी। निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता, ठीक है। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अपने साइंस की बुकों में बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि द्रव क्या होते हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये सब तो हम कॉमनली पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ। ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ये हमें प्रकृति में किस रूप में प्राप्त होते हैं? सॉलिड स्टेट में ही प्राप्त होते हैं ना। जब हम इन्हें हीट करेंगे तभी तो ये पिघल के द्रव अवस्था में आएंगे। नॉर्मली तौर पे तो ये हमें ठोस अवस्था में ही प्राप्त होंगे ना। द्रव पदार्थ, तेल, पानी, घी, दही आदि, ये किस स्टेट में हमें प्राप्त होते हैं? ये हमें द्रव अवस्था में ही प्राप्त होते हैं ना। जैसे तेल क्या है? यह द्रव है, ठोस तो है नहीं। पानी द्रव है, घी द्रव है, दही द्रव है, ठीक है। गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन आदि। धुआं, ऑक्सीजन क्या है? गैसीय अवस्था में ही है ना, ठीक है। जब धुएं को हम लोग संघनित करते हैं तभी तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। नॉर्मली तो वह गैसीय अवस्था में ही होता है ना। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो है वो अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे अगर विकल्प में हमें द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों दिया है तो सबसे पहले हम द्रव्यवाचक को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर द्रव्यवाचक नहीं होगा तभी हम जातिवाचक को सही मानेंगे, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि गेहूं शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है हमें यहाँ बताना है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है समूहवाचक। तो गेहूं शब्द यहाँ पे व्यक्तिवाचक है नहीं। गेहूं की वैरायटी का नाम तो बताया नहीं गया कि कौन सी गेहूं है, ठीक है। जातिवाचक, यह जातिवाचक भी है, हाँ जातिवाचक तो ये है। द्रव्यवाचक, यह द्रव्यवाचक भी है क्योंकि यह सॉलिड स्टेट में है।
समूहवाचक, ये समूह का तो बोध यहाँ पे करा नहीं रहा है, तो यह गलत हुआ। अब हम जातिवाचक और द्रव्यवाचक में से किसे सही मानेंगे? मैंने आपको बताया ना कि पहले हम द्रव्यवाचक को प्रायोरिटी देंगे, अगर वह नहीं होगा तभी हम जातिवाचक को सही मानेंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो हम जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह अथवा समुदाय के वाचक है। इसके नाम से ही क्लियर है, समूहवाचक मतलब कि समूह का बोध कराने वाली संज्ञा ही समूहवाचक संज्ञा कही जाएगी। अब समूह से हमारा क्या मतलब निकलता है? एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि समूह में के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि समूह में कौन कौन सी संज्ञा आएंगी या किसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक चीज़ का तो वर्ग होता ही नहीं, कई चीज़ों से मिलकर वर्ग बनता है ना। टीम, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो एक प्लेयर से तो टीम बनती नहीं है, उसके लिए 11 प्लेयर चाहिए होते हैं। सभा, एक व्यक्ति से तो सभा का आयोजन होता नहीं है, उसके लिए ढेर सारे व्यक्ति चाहिए होते हैं। समिति, एक व्यक्ति से तो समिति बनेगी नहीं, समिति के लिए ढेर सारे लोग चाहिए। आयोग, एक व्यक्ति से तो आयोग का गठन होगा नहीं, ठीक है, आयोग में कई सदस्य होते हैं। परिवार, एक व्यक्ति को तो हम परिवार कहेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति से तो परिवार बनता नहीं, परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, बुआ सभी आते हैं ना। पुलिस, तो पुलिस क्या है? एक व्यक्ति से तो पुलिस बनेगी नहीं, पुलिस ढेर सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति तो पुलिस का कार्य करके पूरे राज्य को तो संभाल सकता नहीं है, ठीक है। सेना, समूह होता है व्यक्तियों का, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, आप इसे नॉर्मली इसे आप समझ चुके होंगे मुझे लगता है, नोट मैंने दिया है। सभी समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती हैं, ठीक है। जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक भी होंगी और जातिवाचक भी होंगी। कैसे? जैसे मेला है, मेला समूह है ना, कहीं भी मेला लगा है तो वहाँ ढेर सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, वहाँ समूह ही एकत्रित होता है ना, एक व्यक्ति तो मेला चलाता नहीं है या एक व्यक्ति तो मेला देखने जाता है नहीं, वहाँ पे व्यक्तियों के समूह जाते हैं ना। और यह जातिवाचक भी है, मेला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर नाम दे दिया जाए तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे प्रयाग का कुंभ का मेला, इस मेले का नाम क्या है? प्रयाग का कुंभ का मेला। तो जब नाम दे दिया गया तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टेशन शब्द है, पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा है भाववाचक। स्टेशन, स्टेशन का नाम नहीं बताया गया है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता। जातिवाचक हो सकता है, समूहवाचक हो सकता है, भाववाचक, इसमें तो कोई भाव तो प्रकट हो नहीं रहा तो भाववाचक तो हो नहीं सकता है। तो हम सबसे पहले समूहवाचक को ही प्रायोरिटी देंगे, अगर समूहवाचक नहीं होगा तभी हम जातिवाचक को सही समझते हैं। नीचे मैंने लिखा भी है, ऐसी समूहवाचक संज्ञाएं जो जातिवाचक भी होती हैं उनमें यदि विकल्प में समूहवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया हो तो समूहवाचक सही मानेंगे, यदि समूहवाचक न हो तो जातिवाचक को सही मानेंगे। संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, कई बार प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन कैसे होगा? आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र के विषय में हम सभी जानते हैं, जैसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि बड़े हरिश्चंद्र बन रहे थे। क्यों उनको हमने हरिश्चंद्र कहा? उनका नाम हरिश्चंद्र है? नहीं, वह बहुत सत्यवादी बन रहे थे, ठीक है। हरिश्चंद्र से यहाँ तात्पर्य सत्यवादी से है। हरिश्चंद्र कौन से व्यक्ति थे? वह किस लिए जाने जाते थे? हरिश्चंद्र अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे। यहाँ पर हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर सत्य व्यक्तियों की जाति का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया बल्कि विश्वासघाती व्यक्ति ये थे। तो यहाँ पर विश्वासघाती व्यक्तियों के समूह की चर्चा की जा रही है।
ठीक है, विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का ये बोध करा रहे हैं। राहुल कुंभकर्ण की तरह सोता है। कुंभकर्ण क्या करते थे, बहुत सोते थे। यहाँ पे कुंभकर्ण की चर्चा नहीं हो रही है, राहुल को कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा आइए उसको देखते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर गोस्वामी किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि तुलसीदास जी के विषय में चर्चा की गई है। यहाँ पर तुलसीदास जी को हम क्या बोलते थे, गोस्वामी जी भी बोला करते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, मतलब कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पंडित जी किसी जाति का बोध नहीं कर रहे हैं, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित किया गया है। कौन से व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू जी। बापू ने देश को आज़ादी दिलाई। यहाँ पर बापू मतलब पिता जाति का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि महात्मा गांधी जी का यहाँ पर तुलना की गई है, मतलब महात्मा गांधी जी के विषय में चर्चा की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर संज्ञा समाप्त होता है। अगले क्लास में मैं आपको सर्वनाम के विषय में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू।